नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मोज़ेक एक्सपीडिशन जो कि पिछले साल शुरू किया गया था 2019 में, वो अब सक्सेसफुली खत्म हो चुका है। एंड विद दिस एक्सपीडिशन जो भी वैज्ञानिक यहाँ पे आर्कटिक की सी में गए हुए थे वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली वापस आ चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी मोज़ेक एक्सपीडिशन। ये क्या मिशन था, इसमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करने गए थे यहाँ पे साइंटिस्ट, एंड यहाँ पे क्या क्या डेटा ये वापस लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को आप लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए एक खास कोर्स लॉन्च किया है विच गोज बाय द नेम ऑफ पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इसमें हम पिछले 10 साल के पेपर्स को आप लोगों के साथ सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कर रहे हैं। वेरी यूनिक स्ट्रैटेजी, वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी, एंड ऑलरेडी इस कोर्स ने कई सारे एस्पिरेंट्स को मदद कर दी है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। ऑल राइट, बिफोर वी बिगिन कुछ थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं रिगार्डिंग दी मोज़ेक मिशन। ये 1 साल लंबा एक्सपीडिशन था, ठीक है, 1 साल लंबा अभियान था जो कि सेंट्रल आर्कटिक में भेजा गया था। सेंट्रल आर्कटिक इज द एरिया विच इज द मोस्ट इम्पैक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज, इसीलिए इस मिशन को वहां पर भेजा गया था, राइट। और ये मिशन 2019 से लेके 2020 तक प्लान था। इस मिशन ने स्टार्ट किया था सितंबर 2019 में एंड खत्म किया है 12-13 अक्टूबर 2020 में, ठीक है। मोज़ेक ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट आर्कटिक एक्सपीडिशन इन द हिस्ट्री। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा यदि कोई आर्कटिक का अभियान गया है तो वो मोज़ेक मिशन ही माना जाता है। इसकी जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट थी इट वाज अराउंड 120 मिलियन यूरोज, लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट आई है दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 140 मिलियन यूरोज। अगर हम बात करें कौन से संस्थान इस पर्टिकुलर मोज़ेक मिशन में जुड़े हुए थे, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर इज द नंबर 1 इंस्टीट्यूट, दैट इज द अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट जर्मनी, ठीक है। ये यहाँ पे इसका प्राइम स्पॉन्सर था एंड 50% से भी ज़्यादा कॉस्ट जो कि यहाँ पे आई है, इसका खर्चा यहाँ पे अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट के द्वारा उठाया गया है। खैर, ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर हम बात करते हैं मोज़ेक मिशन का पर्पस क्या था, नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोज़ेक की फुल फॉर्म अगर आप ध्यान से देखें, मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों? क्योंकि इसमें साइंटिस्ट अलग अलग फील्ड्स के गए थे। लगभग 600 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट गए थे जो कि एक पर्टिकुलर सिंगल शिप में रहकर इसमें काम कर रहे थे, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट भी थे, जिसमें जोग्राफर्स भी थे, जिसमें स्टैटिस्टिशियंस भी थे, जिसमें हिस्टोरियंस तक भी थे, ठीक है। यहाँ पर इसको ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी इसलिए कहा जा रहा था बिकॉज ये जो पर्टिकुलर शिप में जो यहाँ पे साइंटिस्ट गए थे वो एक जगह पे रुक नहीं रही थी, इट वॉज कॉन्स्टेंटली मूविंग और वहां पे क्लाइमेट को स्टडी कर रही थी, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। नाउ इसका जो मेन पर्पस था इट वॉज अ ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग द आर्कटिक क्लाइमेट सिस्टम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इन द ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स। यहाँ पे जो आर्कटिक का क्लाइमेट सिस्टम है, सबसे पहले उसको समझना और उसके बाद जो कि प्रचलित ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स हैं उसमें किसी तरीके से उनको रिप्रेजेंट करना इनका मेन काम था, ठीक है। यहाँ पर इसके थ्रू जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि अगर हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आर्कटिक क्लाइमेट की तो आगे जाके क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन और अडेप्टेशन को लेके हम काफ़ी कदम उठा सकते हैं, जिसके चलते हम आगे जाके एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज आर्कटिक सस्टेनेबली। नाउ सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि इतनी बड़ी लागत वाला मिशन आखिरकार आर्कटिक में ही क्यों भेजा गया? व्हाट इज द रीजन कि आर्कटिक को ही चूज किया गया था इस मिशन के लिए? इसके 2 बड़े यहाँ पे रीजंस हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर्कटिक जो है इट इज द की एरिया ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर हो रहा है उसमें आर्कटिक की बहुत बड़ी भूमिका है। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये फिगर यहाँ पे आपको दिखाता है कि नियर सरफेस टेम्परेचर चेंजेस जो हुए हैं पिछले 47 ईयर्स में, 1970 से लेके 2017 तक। एंड आई वांट टू टेल यू, ये फिगर जो है हमने नासा की वेबसाइट से ली है। दिस वेरी एक्यूरेटली शोज कि यहाँ पर जो क्लाइमेट में चेंज आया है, राइट। ओवर हेयर जो आर्कटिक वाला एरिया है यहाँ पर जो चेंज आया है ये 4 डिग्री से भी ज़्यादा का चेंज आया है। अगर आप बाकी एरियाज में देखें तो इतने चेंजेस नहीं आए हैं।
ऑब्वियसली देयर आर सम एरियाज जो कि यहाँ पे आइसोलेशन में है, जहाँ पे कहीं कहीं आपको दिख जाता है, बट मेजॉरिटी ये कॉन्सेंट्रेटेड है आर्कटिक के एरिया में। इसी की वजह से यहाँ पे आर्कटिक के एरिया को चूज किया गया था। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे एक और आता है। नाउ ये जो आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर के थ्रू। यहाँ पे अगर आप देखें, आपकी जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर लैटिट्यूड्स दिए गए हैं। सो अंटार्कटिक से लेके आर्कटिक तक का लैटिट्यूड, 90 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक का लैटिट्यूड। इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड में जो टेम्परेचर रेंजेस हैं वो आने वाले ईयर्स की बात हो रही है कि आने वाले ईयर्स में जो टेम्परेचर रेंजेस हैं वो कहाँ तक वेरी कर सकती हैं। अंटार्कटिका में माना जाता है कि शायद आने वाले ईयर्स में 2 डिग्री से लेके 6 डिग्री तक ये वेरी कर सकता है। अगर आप बाकी सभी लैटिट्यूड्स को देखें तो जो रेंज आती है वो मैक्सिमम 5 डिग्री तक की आती है, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 डिग्री तक की आपकी रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लेकिन इन द केस ऑफ आर्कटिक दिस रेंज इज वेरी वेरी हाई, 5 से 15 डिग्री तक की रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे अगर आप देखें, नाउ द क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शंस, जो स्पेकुलेशंस या प्रोजेक्शंस हैं फॉर द आर्कटिक, वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन है, जिसकी वजह से एंड दे आर अनसर्टन विद अ फैक्टर ऑफ 3 एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्लोब, जिसकी वजह से यहाँ पे आर्कटिक को स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट बन जाता है अगर हम आगे जाके जलवायु परिवर्तन को और भी बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत बड़े आइस ब्रेकर की ज़रूरत थी। सो अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, जब हम बात करते हैं कि इसके लिए जो आइस ब्रेकर इस्तेमाल किया गया था। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे आपका शेयर करेंगे हम। सो इसमें एक काफ़ी ज़्यादा आधुनिक स्तर का आइस ब्रेकर इस्तेमाल किया गया था। ऑब्वियसली आपको मालूम होगा, जब यहाँ पर आप जाते हैं आर्कटिक के एरिया में तो सी के ऊपर बहुत मोटी परत होती है बर्फ़ की, तो जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल शिप्स वहाँ पे काम नहीं कर सकती हैं। उसके लिए आपको एक आइस ब्रेकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वाली इमेज में आप देख सकते हैं, द आइस ब्रेकर विच वॉज यूज ओवर हेयर, इट वेंट बाय द नेम ऑफ पोलर स्टर्न। और ये वाला आइस ब्रेकर भी बनवाया गया था जर्मनी के ही द्वारा, ठीक है। सो जर्मन शिप कंप्लीट्स हिस्टोरिक आर्कटिक एक्सपीडिशन, और यहाँ पर जब कंप्लीट हुआ तो पोलर स्टर्न ही वापस आया था जर्मनी में अक्टूबर 12-13 को, राइट। यहाँ पर जब ये फाइनली मिशन वापस आया और इसके साथ जो साइंटिस्ट वापस आए थे, तो यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर मिशन के हेड थे मार्कस रेक्स, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स कहे, हम उनकी बात करते हैं। ही सेड, आई कैन ऑनेस्टली से इट हैज़ बीन अ हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर द आर्कटिक रिसर्च, ठीक है। सो यहाँ पे वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड ही सेड कि वी हैव कम बैक विद अ पूल ऑफ डेटा एंड सैम्पल्स विच विल चेंज आर्कटिक रिसर्च फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो ये काफ़ी होपफुल हैं और इनको लगता है कि जो डेटा और सैम्पल्स यहाँ से लेकर आए हैं, इसके बाद आर्कटिक की रिसर्च को ये लंबे समय तक चेंज कर पाएंगे, एंड इसके थ्रू क्लाइमेट चेंज को हम और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। नाउ ही ऑल्सो टोल्ड कि ये वाला मिशन इसने बहुत सारी चुनौतियों को भी फेस किया। ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती थी कोविड-19 की, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी चुनौतियों को इन्होंने फेस किया। फॉर एग्जाम्पल कि शिप कई बार कई सारे दिनों तक एक जगह पे फंस जाती थी जब वहाँ पे आइस ब्रेकिंग नहीं हो पाती थी। कभी कभार शिप के आसपास पोलर बियर्स आ जाते थे जो कि हमें स्टडी नहीं करने देते थे। कभी कभार जो आइस है उसमें आपको डेंजरस क्रैक्स देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को यहाँ पे ऑफ द शिप होना काफ़ी मुश्किल होता था। एंड देयर वर टाइम्स व्हेन देयर वाज एक्सट्रीम कोल्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही एम्फसाइज्ड ऑन द फैक्ट कि हमें यहाँ पे पोलर नाइट्स में काम करना पड़ता था। पोलर नाइट्स क्या होता है कि एट द पोलर एरियाज एक ऐसा टाइम आता है सर्दियों में जब आपका सूरज निकलता ही नहीं है, दैट इज कंप्लीटली डार्क। सो आप देख सकते हैं, दिस इज वन सच इमेज जो कि यहाँ पे जिस तरीके से साइंटिस्ट काम करते हैं, ये उतरते हैं बर्फ पे कंप्लीट अंधेरे में, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर अ डे और 2, ये लगभग 2-2.5 महीने तक यहाँ पर इसी तरीके से रहता है। लगभग 24 आवर की डार्कनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सो ऑब्वियसली अ वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड अ डॉन्टिंग टास्क जो कि यहाँ पे वैज्ञानिकों ने पूरी की है। नाउ स्टिल इतनी सारी ट्रबल्स होने के बावजूद भी जो मिशन था यहाँ पे प्रॉपरली हुआ, एंड दिस वाज वेरी वेरी नाइस थिंग, राइट। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी हुई, इनफैक्ट बहुत सारी क्वारंटीन्स भी हमें करने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे सक्सेसफुली वापस आए एंड यहाँ पर इस मिशन को कंप्लीट करके आए। आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो बाय सेइंग व्हाट मिस्टर रेक्स हैज सेड ओवर हियर। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये एक ऐसी रियलिटी है जो कि हम सबको इम्पैक्ट करती है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस पर्टिकुलर रियलिटी से बच पाएगा, एंड ही सेड दिस एंड अ वेरी कंसर्निंग स्टेटमेंट कि यू जस्ट नीड योर आईज टू सी दैट द आर्कटिक आइस इज डाइंग, कि आप अपनी आंखों से ही यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आर्कटिक की बर्फ है
वो यहाँ पे धीरे धीरे मर रही है। एंड ऑल्सो इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर मैप ओवर हेयर जो कंपैरिजन करता है 1980s में, ये ग्रीन कलर का जो एरिया आपको दिखा रहा हूँ मैं, दिस शोज द एक्सटेंट ऑफ द आर्कटिक आइस। 2020 में आपके सामने है जो ग्रीन कलर का एरिया है कितना कम हो चुका है। इवन अगर आप फिगर्स में देखें 7.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से 3.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक ये आ चुका है। दिस डेटा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर। सो the concern is very, very real, and this concern affects everybody. On that note, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.